अपने छोटे भाई मुख्तार अंसारी को सुपुर्द खाक करने के बाद उनके बड़े भाई और गाज़ीपुर के सांसद अफजाल अंसारी घर पहुंचे हैं, क्या कहेंगे इस पूरे मामले एक ऐसा सदमा है कि इसको शब्द लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। एक ऐसी क्षति है जिसकी किसी से तुलना नहीं की जा सकती। हम खुद कई बार दोहरा चुके हैं कि मौत का दिन मुअय्यन होता है, उससे पहले कोई मार नहीं सकता। मुख्तार के ऊपर 7 टाइम उनको ख़त्म करने की कोशिश की गई। हर बार कोई न कोई बहाना बना जो वो बच गए, और इस बार साजिशें कामयाब हो गईं। मेरे पास पुख्ता सबूत है कि मुख्तार को जेल में जहर दिया गया। मुख्तार ने खुद अपने वकील के ज़रिए पत्र दिया। उनके वकील ने कोर्ट में वो दरख्वास्त डाली। उसके बाद कोर्ट की तरफ से डायरेक्शन भी हुआ। हमने 19 तारीख की बात है, हमने 20 तारीख को सुपरिटेंडेंट जेल से बात किया। उन्होंने कहा कि हाँ, तबीयत उनकी ख़राब है, लेकिन हमने कॉल किया था, हमारे अस्पताल के डॉक्टर ने कहा था कि बाहर के डॉक्टर बुलाए जाए, तो हमने कॉल कर लिया था। बाहर के 2 डॉक्टर आए थे, और आज ही मैं उनके बैरिक में उनके सामने डॉक्टरों को और उनको कर दिया हूँ। टेस्ट शुरू हो गया है और दवा भी शुरू हो रही है। हमारे उनके बीच में जो बात हुई वो रिकॉर्ड पर है, आज भी हमारे पास है साक्ष्य के रूप में। मैंने उनसे खोल के ये बात कही कि डॉक्टर साहब, अरे सुपरिटेंडेंट साहब, आप इत्मीनान दिला रहे हैं कि 2 डॉक्टर और आ गए हैं और जेल वाला भी डॉक्टर है, सब लोग इलाज कर रहे हैं, लेकिन हमें सूचना मिली है कि उनको जहर दिया गया है खाने में, और इससे पहले भी उनके साथ ऐसा हुआ था। तो उन्होंने कहा नहीं, ये गलत बात है, हम लोग खाना टेस्ट करके तब देते हैं। हमने कहा टेस्ट करने के लिए जो बंदी रक्षक लगाया गया था और एक डिप्टी जेलर था जो उनका खाना टेस्ट करके खिलाता था, लगभग 40 दिन पहले उनका खाना जो आया था उसमें जहर था, और इन दोनों ने टेस्ट किया और दोनों जहर का खाना खा करके बीमार पड़े। और मुझे मालूम है कि ये बंदी रक्षक और डिप्टी जेलर जो मुख्तार के बैरिक के लिए था, ये दवा इलाज से ठीक नहीं हुए, इनको मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उनका कई दिनों तक इलाज हुआ। तो उन्होंने एक्सेप्ट किया है, हाँ ऐसा हुआ था, लेकिन सबका टेस्ट कराया गया तो किसी की रिपोर्ट आई कि फूड पॉइजनिंग है, किसी का रिपोर्ट आई कि गैस्ट्रिक का मामला था, किसी का कुछ है, सबकी एक तरह से रिपोर्ट नहीं आई। खाना बनाने वाला बीमार हो रहा, खाना चखने वाला बीमार हो रहा, खाना पकवाने का सुपरविज़न करने वाला बीमार हो रहा। और मुख्तार ने ये सारी बातें हमको फ़ोन से बताई थी, तभी हमने सुपरिटेंडेंट से कहा। तो उन्होंने हमसे कहा कि देखिए, हमने अब जो शुरू किया है, बाहरी डॉक्टर भी आ गया, वो ठीक हो जाएंगे। ये 20 तारीख की बात है। 19 को उनको जहर दिया गया था। 20 के बाद 21, 22, 23, 24, 25 तक कोई माकूल इलाज नहीं हुआ। 26 को हालत बिल्कुल ख़राब हो गई। तब इन लोगों ने, खुद सुपरिटेंडेंट से मेरी बात हुई है, उसका भी रिकॉर्ड मेरे पास है, 2 बजे रात में जेल सुपरिटेंडेंट ने डॉक्टरों के एडवाइस के अनुसार उनको मेडिकल कॉलेज भेजा। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने उनकी गंभीर स्थिति को देख करके तुरंत आईसीयू में उनको एडमिट किया। उनके गहन परीक्षण हुए, इलाज शुरू हुआ। हम लोगों को एक टेलीग्राम भेजा उन्होंने हमारे मोहम्मदाबाद थाने पे, यहाँ से पुलिस के लोग आए और उनका, मुख्तार साहब बहुत सख्त बीमार हैं, ये टेलीग्राम है और आप तत्काल बांदा मेडिकल कॉलेज जाइए।
मैंने वो टेलीग्राम पढ़ा, सुपरिटेंडेंट की तरफ से टेलीग्राम था। हम लोग तुरंत आधे घंटे के अंदर बांदा के लिए निकल लिए। 8 घंटे का सफ़र है। बांदा पहुँचे, मेडिकल कॉलेज गए, तो उस समय मुख्तार से जब मुलाकात का मौका मिला तो वो होश में थे और उन्होंने हमको फिर वही बात कही कि भैया हमने आपको बताया था ना, हमको ये सब जहर दे दिए हैं और हमारा इलाज ये गंभीर होके नहीं कराए, जिसका नतीजा हुआ जहर असर कर गया है। मैं बहुत कमज़ोर हो गया हूँ, मेरा पेट बहुत फूल गया है, गैस बहुत बन रही है और मुझे घबराहट होती है, पसीना होता है। अपनी तकलीफ़ें फिर बताए कि कल मैं गिर गया था, मूर्छित हो गया था, तो जेल के लोगों ने फिर हमको यहाँ हॉस्पिटल भेजा है। हम लोगों को अच्छा लगा कि वो होश में आ चुके हैं। इलाज जो हुआ है उससे उनको राहत मिली है। ऑक्सीजन लेवल देखा तो 90 के आसपास था। ब्लड प्रेशर देखा हमने तो वो भी 110 और 60 या 65 ऐसे था, कम था थोड़ा। डॉक्टर ने कहा कि हम लोग इनका इलाज कर रहे हैं, 3 डॉक्टरों का पैनल है। लेकिन जब हमने कहा कौन लोग हैं, हम मिल लें, तो हमारे सामने जो 2 लोग आए वो फार्मासिस्ट थे और एक जो डॉक्टर इंचार्ज थे, उनके हमने पूछा कि आप क्या करते हैं, आप मेडिसिन के हैं या? कहा नहीं, हम सर्जन हैं। तो हमने कहा काहे की सर्जरी करते हैं? सर्जन तो आर्थोपेडिक भी होता है, सर्जन तो न्यूरोलॉजी में भी है, कार्डियोलॉजी का, आप क्या हैं? तो कहे हार्निया वगैरह। तो हमने कहा कि तो ये मुख्तार का इलाज आप ही हेड हो, तो आपके समझ से कैसा है? तो उन्होंने कहा कि देखिए इनको सर्जरी का कोई मामला नहीं है, फिर भी हमको इंचार्ज बनाया गया है तो हम जो हो रहा। तो हमने कहा मेडिसिन का आप क्या करते हैं? कहे हम टेलीफोन से अपने मित्र डॉक्टरों से सलाह करके तब दवा देते हैं। तो हमने कहा कि अभी क्या स्थिति है? तो कहे देखिए होश में हैं, आए थे तो बेहोश थे और हम उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी 2-3 दिन में इनको कंट्रोल कर लेंगे। हम कहा अगर कंट्रोल के बाहर हो तो इसको रिफ़र कर दीजिएगा, और अगर ये समस्या होगी कि किसी बड़े हॉस्पिटल में भेजेंगे तो खर्च कौन वहन करेगा? तो परिजन खर्च वहन करने के लिए तैयार हैं, मैं लिख के दे रहा हूँ। आप समय रहते रिफ़र कर दीजिएगा, ऐसा न हो कि यहाँ की दवा से उनको फ़ायदा भी ना हो और इस तरह की स्थिति है कि वो कहते हैं उनको जहर हुआ है। मुझसे आज भी कहा है, यहीं हॉस्पिटल में भी कहा है। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं समय रहते हुए अगर ऐसी स्थिति आएगी तो रिफ़र कर दूंगा। हम लोग मिल कर के आए, अभी रास्ते ही में थे, 2 घंटा हुआ बस वहाँ से चले हुए, जब तक बताया गया कि सभी डॉक्टरों ने उनको लिख दिया कि ये फिट हैं और व्हील चेयर पर बैठा करके। जो आदमी अपनी पैरों पे खड़े होने की स्थिति में नहीं था, जो अपने दम पर बेड पे बैठने की स्थिति में नहीं था, उसको फिट घोषित करके सीधे आईसीयू से जेल के अंदर डाल दिया गया। और मीडिया के माध्यम से एक खबर चलवाई गई कि मुख्तार बिल्कुल फिट हो चुके हैं, सारे टेस्ट उनके हो गए हैं, कोई रोग नहीं है। अगर कोई रोग नहीं था तो 24 घंटा बीतने के बाद ऐसा घातक अटैक कैसे आ गया जिसमें उनकी जान ही चली गई? अगर वो फिट थे और मेडिकल कॉलेज के 9 डॉक्टर उनको फिट घोषित कर रहे हैं, तो 24 घंटे के अंदर ये क्या हो गया? आप ही के कस्टडी में है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। वो डॉक्टर जो हमसे कह रहा है कि हम 2-3 दिन में इनको ठीक कर लेंगे, नहीं तो रिफ़र कर देंगे, उस डॉक्टर से आपने उसी दिन, जिस दिन मेरी बात हुई उसके 2 घंटे के बाद लिखवा लिया कि ये फिट हैं। वो डॉक्टर जो कह रहा है कि इनको जो समस्या है मेरे विभाग की नहीं है, मैं तो सर्जन हूँ। तो ये सारी जो बातें आप कह रहे हैं, जो सरकार का जेल है, प्रशासन है, उसकी निगरानी में वो जेल में थे, सरकार की जेल है उसमें वो कैदी थे, तो ये सारे जो आप बातें कह रहे हैं, तो इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, हमने पहले भी कहा, अब भी बता रहे हैं कि पूरी सरकार और सरकार की मशीनरी ये लगाई गई है कि किसी भी तरह से मुख्तार को ख़त्म किया जाए और ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह जो बहुत बड़े माफिया डॉन हैं, उत्तर प्रदेश नहीं राष्ट्रीय स्तर के,
जो दाऊद इब्राहिम के भी को अक्यूज्ड हैं बॉम्बे जे हॉस्पिटल कांड में, उनके विरुद्ध एक मुकदमा था जिसमें मुख्तार वादी मुकदमा था। 15 जुलाई 2001 को उनके ऊपर आक्रमण हुआ था। उस आक्रमण में इनके गाड़ी में बैठे हुए इनके गनर और रुस्तम उर्फ बाबू मारा गया था, और हमलावरों की तरफ से भी एक व्यक्ति जो बचाव में की गई जवाबी फायरिंग में मारा गया था। मौके पे 3 लोगों की मौत हुई थी। उस मुकदमे का ट्रायल अब शुरू हो गया है 22-23 साल के बाद। तो उसको बचाने के लिए तो एक कोशिश ये किया गया मिली भगत से सरकार और अपराधियों की सबकी, उन लोगों ने ये किया कि एक झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया, एक घटना का दूसरा मुकदमा दूसरी कहानी के साथ, कि वो जो 2001 में घटना हुई थी, वास्तविकता ये है कि वो जो एक उसमें हमलावर मारा गया उसको दिखाया गया है कि इसको मुख्तार अंसारी के ड्राइवर और 2-3 लोग गए थे और बक्सर जिले में किसी गांव में वो रहते हैं, वहाँ के निवासी हैं, उनको उठा लाए थे। मतलब ब्रिजेश को बचाने के लिए ये सब काम किया। और उसमें मुलजिम सारे गवाहों को बना लिया गया। जो इंजर्ड विटनेस थे, 9 लोगों को गोली लगी थी जो इंजर्ड विटनेस थे, 2 मर गए थे, 9 इंजर्ड विटनेस थे, उनको मुलजिम बना दिया कि गवाही से बाज आ जाएंगे। उसके बावजूद गवाही चलती रही। कोर्ट ने ऑर्डर किया मुख्तार को पेश किया जाए गवाही के लिए, अभियोजन के गवाह की हैसियत से वादी मुकदमा पेश किया जाए, और गृह सचिव चीफ सेक्रेटरी तक को पत्र लिखा, लेकिन ये लोग नहीं पेश किए। बहानाबाजी फोर्स लब्बो लुआब क्या है? लब्बो लबाब ब्रजेश सिंह त्रिभुवन सिंह को बचाने का मकसद है। उनके विरुद्ध सारे मुकदमे गवाहों को तोड़ के या खरीद के या धमका के या अभियोजन की मिली भगत से उनको एक तरफ से क्लीन चिट मिलती चली जा रही है। ये एक मुकदमा था जिसमें उन्हें भय था कि मुख्तार अंसारी गवाही करेंगे, वो न बिकेंगे न डरेंगे, तो ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह को बचाने का सपना पूरा नहीं हो पाएगा। और इसलिए उन लोगों ने एक सुनियोजित घटनाक्रम के तहत, किन लोगों ने? सरकार में बैठे हुए लोग, एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए लोग, जेल प्रशासन में बैठे हुए लोग, और ब्रजेश और त्रिभुवन की टीम के लोग, ये सब लोगों ने मिलकर के ये घटना अंजाम दिया है। अगला कदम आपका क्या होगा? हम लोग संविधान में विश्वास रखते हैं और देश के कानून के रास्ते से हम अपने लिए इंसाफ प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। वो जो ट्रायल कोर्ट है वहाँ भी, माननीय उच्च न्यायालय में भी, सर्वोच्च न्यायालय में भी, हर जगह ये प्रकरण वैसे भी लंबित है। पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल है सरकार हर व्यक्ति की सुरक्षा के लिए, और तब जब वो जुडिशियल कस्टडी में है और किसी न्यायिक अधिकारी ने सरकार के सुपुर्दगी में दिया है कि जेल में रखो, तो और ज़्यादा जिम्मेदारी हो जाती है। सुपुर्दे खाक के दरमियान आप में और यहाँ के जिलाधिकारी में बहुत तू मैं हुआ, बहुत जोर जबरदस्ती हुई, क्या नहीं, कुछ कहने की बहुत वो नहीं है। वो शायद उन्हें नहीं पता है, और वो यही कह रही थी कि अब जितने लोग मिट्टी दे लिए बस, और लोग मिट्टी नहीं देंगे। हमने कहा ये क्यों, आप इसके लिए थोड़ी रोक सकते हैं कि कोई अपने धार्मिक जो सिस्टम है, अब आप कह सकते हैं क्या किसी का शव अगर दाह संस्कार में जा रहा है? एक बार हुआ है जब यहाँ कोरोना लगा था, तब भी ऐसा थोड़ी था कि लोग खुद से ही भीड़ लेके नहीं जाते थे, डर गए थे। घर के परिवार के लाश और जनाजे को लोग जलाते नहीं थे, ऐसे ही परवाह करके जल प्रवाह भाग जाते थे और जेसीबी से गड्ढा खोद। फिर आपने क्या कहा? मैंने कहा ये कोई उल्लंघन नहीं है, इसकी परमिशन की आवश्यकता नहीं है। हम उनके परिजन हैं और उनकी मिट्टी हुई है, तो मिट्टी देने के लिए दूर दराज से जो हमारे रिश्ते नाते अजीज़ कारीब सब आए हुए हैं। वो एक लोकप्रिय आदमी थे। हमारा परिवार एक बहुत पुराना ऐतिहासिक परिवार है। मुख्तार अंसारी की इस अस्वाभाविक मौत से जो कहीं ना कहीं
मिली भगत से सबके हुई है। तो इस घटना से लोगों में कितना आक्रोश है, इसका अंदाज़ा तो आप कहीं भी सहज देख लीजिए। तो फिर वो तू में एक तरीके से नोक झोंक हुई। नहीं, तू मैं नोक झोंक नहीं। उनका कहना था कि आचार संहिता लागू है, दफ़ा 44 लागू है, परमिशन लेना चाहिए। हम कहा यार, मुर्दा दफन करने और मुर्दा जलाने, शव यात्रा निकालने या जनाजा ले जाके जनाजे की नमाज पढ़ने, इसके लिए मैं नहीं समझता कि कोई परमिशन की आवश्यकता है। ये हमारा धार्मिक प्रयोजन है और इसको हम कर रहे हैं और हम पूरा सहयोग कर रहे थे। हमने बहुत सहयोग किया है, जिस तरह से भी लोगों ने चाहा उस तरह से सब कुछ किया है। भीड़ बहुत थी। अब इसी से तो ऊपर से डांट पड़ रही थी कि इतने लोग आए कैसे। तो अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आप बताइए। जो जहां सुन रहा वो चल दे रहा है, उसकी सहानुभूति मुख्तार अंसारी और उनके परिवार के प्रति है कि इन लोगों के साथ बड़ा अन्याय हुआ है। अब आप घुड़ुप तड़प करके उसको रोक दीजिए। सारी रात कल से पूरे चप्पे चप्पे पे रोका गया है। अब लोग आ रहे हैं, हम तो कोई को बुलाने नहीं गए। हमसे तो जिन लोगों ने पूछा कै बजे मिट्टी होगी, क्या होगी, हमने मना ही किया यार कि बहुत ज़्यादा 3 दिन हो गया। एक तो वहाँ से पोस्टमार्टम लाश आते आते रात में तो 1:30 बजे आई है। तो लोगों में उत्सुकता थी, गए हैं लोग। हम समझते हैं कि 25-20% लोग मिट्टी दे पाए हैं, 80% लोग तो बिना मिट्टी दिए अभी लौट गए हैं। एक सवाल आखिरी है, अगर कोई ये चाहता है कि 10-20% भी लोग जो आए हुए हैं, कहाँ से आए हुए हैं, उनको घुड़ुप तड़प से भगा दिया जाए, तो ये मुनासिब नहीं है, नाजायज़ है। और सरकार या सरकार की मंशा के अनुसार कोई प्रशासनिक अधिकारी भी ऐसा करता है तो वो देश के कानून और संविधान के खिलाफ है। आखिरी सवाल है, आपका परिवार एक राजनीतिक परिवार है, मुख्तार अंसारी एक राजनीतिक व्यक्ति रहे और 2024 का चुनाव है, आप खुद सांसद हैं, तो ये जो मौत हुई है मुख्तार अंसारी का, इसका क्या असर 2024 के चुनाव पर पड़ेगा पूर्वांचल में और खासकर गाजीपुर? अब हम इसको राजनीति के उसमें नहीं ले जाना चाहते। बड़े आराम से इसको खुद ही भजाने की कोशिश करेंगे सत्ताधारी दल के लोग, क्योंकि ये पहले ऐसी सरकार है और पहले ऐसी सरकार के कुछ ऐसे अधिकारी और ऐसे समझ के उनके समर्थक हैं जो जिस कार्रवाई को आम जनता में घृणा की दृष्टि से देखा जा रहा, उस कार्रवाई को अपनी उपलब्धि मानते हैं, खामियाजा भुगतते हैं। ये बुलडोज़र लेके किसी का घर गिरा दें, स्कूल गिरा दें, अस्पताल गिरा दें, जगह ज़मीन कुर्क कर दें, नाजायज़ तरीके से झूठे मुकदमे में फंसा दें और खूब ढिढोरा पीटे। बुलडोज़र बुलडोज़र बुलडोज़र, नाम रख लें बाबा बुलडोज़र। सभा स्थल पर बुलडोज़र खड़ा करके लोगों को डराया जाए कि ये देखो बुलडोज़र ये है, यही वो है। परिणाम क्या होता है? गाजीपुर में 7 विधानसभा की सीटें हैं, 0 मिली थी, भाजपा के खाते में 0। अगर आंख नहीं खुली है तो इस लोकसभा के चुनाव में अहंकार तो देखिए, कंस को भी अहंकार था, जो उसने ये तरीका बना लिया था कि जो उसका विरोध करेगा, मथुरा का राजा, वो उसको जेल में डाल देगा या मार डालेगा। उसने अपने बाप को, जिन्होंने उसके गलत नीतियों और उसकी जातियों का विरोध किया, तो अपने पिता को जेल में डाल दिया था। लेकिन आखिर उसकी सत्ता का और उसका भी अंत हुआ। तो जब तक कोई कंस वाला नशा किसी के ऊपर है तो ये नशा भी उतरेगा, ऐसा थोड़ी है कि नहीं उतरेगा, इसको भी उतरना है। 24 में लोकसभा का क्या परिणाम होगा गाजीपुर में? ज्योतिष शास्त्र भाजपा के लोग जानते हैं। सूची आई थी 195 आदमी की और घोषणा आई थी कि 400 सीट जीतेंगे। उत्तर प्रदेश में सूची आई थी 51 लोगों की और घोषणा कर दी थी कि 80 सीट जीत रहे हैं।
और अभी तक नाम बताने की स्थिति में नहीं है कि गाजीपुर बलिया में कौन चुनाव लड़ेगा। गाजीपुर आपकी कर्मभूमि है, मुख्तार अंसारी की घोसी कर्मभूमि है, मऊ कर्मभूमि है। पूर्वांचल में आप कई सीटों से चुनाव लड़े, आपने पार्टी चलाई, तो मुख्तार अंसारी के इस जनाजे में जिस तरीके से भीड़ थी उसका 24 के लोकसभा चुनाव पर क्या असर पड़ा? साफ शब्दों में आप बोलते हैं, जानना चाहिए। यार उस दृष्टि से मैं इसको नहीं देख पा रहा हूँ। मैं इसलिए भी नहीं, अभी क्या कहूँ, घोषणा भाजपा के लोग ही करते हैं, हवाई घोषणा। अभी कैंडिडेट भी नहीं है उनका। कैंडिडेट तो आ जाए, कौन चुनाव लड़ेगा। इस पूरी घटना का असर पड़ेगा, जनता में असर पड़ेगा, जनता ही मतदाता है। पूछिए, जनता मरमाहत है और जनता कितना भी डराया जाए वो भयभीत होने वाली नहीं है। हमारे पूर्वजों का जो देश के स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में कुर्बानी देने का एक इतिहास है। 12 लोग हैं ये जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, जो जेल खटे हैं, जो महात्मा गांधी के साथ जेल में थे। फरीदुल हक अंसारी की वो तस्वीर लगी हुई है, वो डॉक्टर शौकतुल्लाह अंसारी की तस्वीर लगी हुई है, वो अब्दुल अजीज अंसारी की तस्वीर, सब स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं। एक परिवार में 12 लोग जो जेल गए, यातनाएं सही, कोड़े खाए, कुर्बानियां दे के देश को आज़ाद कराए। देश की सीमाओं की सुरक्षा में ब्रिगेडियर उस्मान साहब अपने प्राणों की आहुति देके मातृभूमि की रक्षा करने में सफल रहे। नौशेरा घाटी, ज्वांगर घाटी को फिर से भारत के पक्ष में जीतने में सफल रहे। और ऐसे परिवार के लोगों के ऊपर इस तरह का जो कृत्य किया गया है, इन कृत्यों से आम जनता मरमाहत है, दुखी है। कल सारा बाजार बंद था, इतना बड़ा कस्बा है ये। ठीक है अफजाल भाई, कस्बे में किसी जात कौम की एक भी दुकान नहीं, कोई कुछ कहने नहीं गया था, सब ने बंद कर दिया था स्वेच्छा से। और आज भी आधा दिन तक बंद रहा है। जब मट्टी दे के लोग गए हैं तब दुकानें खुली। बहुत बहुत शुक्रिया अफजाल भाई, इस दुख की घड़ी में आपने अपनी बातों को रखा।